आज हमारे सामने हैं 2011 की भारतीय जनगणना से जुड़े कई दस्तावेज। कुछ सरकारी रिपोर्ट हैं, कुछ विकिपीडिया के लेख और कुछ एजुकेशनल वेबसाइट्स के नोट्स भी हैं। अब इन सबको देखकर पहली नजर में तो यही लगता है कि ये सिर्फ आंकड़ों का एक बहुत बड़ा जाल है। बिल्कुल, बहुत सारे नंबर्स हैं। लेकिन असल में ये 2011 के भारत का मतलब 121 करोड़ लोगों की कहानी का एक टाइम कैप्सूल जैसा है। तो चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ बुनियादी बातें जो अक्सर सीधे सीधे पूछ ली जाती हैं। ये भारत की 15वीं राष्ट्रीय जनगणना थी, लेकिन आजाद भारत की 7वीं। ये फर्क क्यों? देखिए, ये फर्क हमें इतिहास का एक संदर्भ देता है। भारत में जनगणना की शुरुआत तो ब्रिटिश राज में ही हो गई थी, 1872 के आसपास। अच्छा। लेकिन पहली पूरी मतलब एक सिस्टमैटिक जनगणना 1881 में हुई। तो जो शुरू की 8 जनगणनाएं थीं, वो आजादी से पहले की थी। 1947 के बाद जनगणना का मकसद और तरीका दोनों बदल गए। अब ये एक स्वतंत्र राष्ट्र की अपनी नीतियां बनाने का आधार बन गई। समझ गया। इसीलिए 15वीं और 7वीं दोनों याद रखना जरूरी है। एकदम। और इसे कराने की जिम्मेदारी होम मिनिस्ट्री के तहत आने वाले एक खास ऑफिस की होती है, रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। 2011 में इस पद पर थे सी चंद्रमौली। इन स्रोतों में एक और चीज बार बार आती है, इसका आदर्श वाक्य यानी मोटो, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये सुनने में तो काफी अच्छा लगता है, पर ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये जनगणना का असली मकसद है। सोचिए, सरकार को कैसे पता चलेगा कि किस गांव में नया स्कूल खोलना है या किस शहर में पीने के पानी की ज्यादा जरूरत है? हाँ, आंकड़ों के बिना तो ये अंदाजा ही होगा। बिल्कुल। ये जनगणना के आंकड़े ही तो बताते हैं कहाँ आबादी बढ़ रही है, कहाँ साक्षरता कम है। इसी जानकारी के आधार पर पंचवर्षीय योजनाएं बनती हैं, स्वास्थ्य मिशन बनते हैं। तो ये सच में हमारे भविष्य का खाका तैयार करती है। ये तो हुई इसकी अहमियत, पर 121 करोड़ लोगों को गिनना ये अपने आप में एक पहाड़ जैसा काम लगता है। आखिर ये किया कैसे गया? नहीं, ये एक बहुत बड़ी और सुनियोजित प्रक्रिया थी, जिसे 2 चरणों में बांटा गया था। 2 चरणों में? हाँ, पहला चरण अप्रैल से सितंबर 2010 के बीच हुआ। इसे कहते हैं मकान सूचीकरण और आवास गणना। इसमें कर्मचारी घर घर जाकर मकानों की लिस्ट बनाते थे और ये देखते थे कि घर पक्का है या कच्चा, शौचालय है या नहीं, ऐसी बुनियादी जानकारी। अच्छा, तो पहले घरों का जायजा लिया गया और इसी दौरान राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी एनपीआर का भी काम हुआ था। हाँ, एनपीआर के लिए जानकारी भी इसी पहले चरण में जुटाई गई थी। और फिर आया दूसरा और मुख्य चरण, जिसे जनसंख्या गणना कहते हैं। ये 9 से 28 फरवरी 2011 के बीच हुआ। इसमें हर एक व्यक्ति की जानकारी ली गई, उसकी उम्र, लिंग, धर्म, शिक्षा, काम धंधा वगैरह वगैरह। हमारे स्रोतों में एक बात का जिक्र है जो 2011 की जनगणना को बहुत खास बना देती है। इसमें पहली बार बायोमेट्रिक जानकारी इकट्ठी की गई थी। तो क्या आधार कार्ड की नींव यहीं रखी गई थी? बिल्कुल, ये क्रांतिकारी कदम था। इसी जनगणना के दौरान देश के सभी नागरिकों की उंगलियों के निशान और आंखों की पुतलियों का स्कैन लिया गया। अच्छा। इसका मकसद था यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UIDAI के जरिए हर नागरिक को एक 12 अंकों का यूनिक पहचान नंबर देना, जिसे आज हम सब आधार कार्ड के नाम से जानते हैं। एकदम। ये दुनिया का सबसे बड़ा बायोमेट्रिक डेटाबेस बनाने की शुरुआत थी। अपनी उंगलियों के निशान एक सरकारी गिनती में देना, ये लोगों के लिए एक बहुत नई बात रही होगी। हाँ, शुरुआत में थोड़ी शंकाएं और प्राइवेसी को लेकर सवाल जरूर थे, लेकिन सरकार ने इसके फायदों पर जोर दिया। धीरे धीरे लोगों ने इसे अपना लिया। एक और अनोखी बात हुई थी 2011 में। क्या? भारत और बांग्लादेश ने अपनी सीमा से लगे इलाकों में पहली बार एक संयुक्त जनगणना की। ये भी अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी। चलिए अब उन बड़े आंकड़ों पर आते हैं जिनसे अक्सर सवाल बनते हैं। सबसे बड़ा आंकड़ा कुल आबादी। 2011 में भारत कितना बड़ा था? आबादी थी 1.21 अरब, मतलब 121 करोड़। 121 करोड़। इसे ऐसे सोचिए, 2011 में दुनिया का हर छठा इंसान एक भारतीय था। इस 121 करोड़ में से लगभग 62.3 करोड़ पुरुष और 58.6 करोड़ महिलाएं थीं। और जनसंख्या वृद्धि दर यानी 2001 से 2011 के बीच आबादी बढ़ने की रफ्तार क्या थी? वो थी 17.7%। एक दशक में लगभग 18 करोड़ लोग जुड़े,
जो कि ब्राजील की पूरी आबादी के बराबर है। इतना ज्यादा? हाँ, हालांकि अच्छी बात ये थी कि ये वृद्धि दर पिछले दशक के मुकाबले थोड़ी कम हुई थी। एक और जरूरी आंकड़ा है जनसंख्या घनत्व का, जो था 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आबादी के बाद सबसे जरूरी आंकड़ा आता है साक्षरता का। 2011 में भारत कितना पढ़ा लिखा था? कुल साक्षरता दर 74% के करीब थी। यहाँ सबसे अच्छी खबर ये थी कि 2001 की तुलना में इसमें 9% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई थी। ये तो एक दशक में बहुत बड़ा उछाल है। बहुत बड़ा। लेकिन असली कहानी इसके अंदर छिपी है। पुरुष और महिला साक्षरता दर के बीच का जो फासला था वो कम हो रहा था। ये सामाजिक प्रगति का एक बहुत मजबूत संकेत है। ये तो अच्छी खबर हुई। लेकिन अब उस आंकड़े पर आते हैं जो हमेशा चिंता का विषय रहा है, लिंगानुपात। यहाँ क्या तस्वीर थी? राष्ट्रीय स्तर पर प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं थीं। ये 2001 से थोड़ा बेहतर था, लेकिन अभी भी आदर्श स्थिति से काफी दूर था।